आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 14 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 14 है इसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आप एक बार हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चल जाइए, वहां पर आपको इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या है। तो देखिए, किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक पिंड है, तो उस पिंड का जो कार्य करने का जो क्षमता होगा, उस पिंड का जो कार्य करने का जो क्षमता होगा, कैपेसिटी होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी कहेंगे। जैसे आप आगे देख सकते हैं, यहां पर आपके पास ऊर्जा के कुछ स्रोत है। क्या क्या है? बहती जल, बहती पवन, ईंधन के रूप में है कोयला, पेट्रोल, और यहां पर देखिए और क्या है, भोजन इत्यादि। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, या फिर ऊर्जा के उत्तम स्रोत में क्या गुण होते हैं, या फिर ऊर्जा का आदर्श स्रोत किसे कहते हैं, या फिर ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं, या फिर उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। देखिए, इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा। यहां पर जितने सारे प्रश्न हैं, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्न का एक ही आंसर होगा। यानी बताना है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत यानी कि आदर्श स्रोत क्या है, यानी किसे कहते हैं, कौन सा ऊर्जा हमारा अच्छा है। आदर्श यानी अच्छा, उत्तम यानी अच्छा ही होता है। तो कौन जो ऊर्जा स्रोत है, हम लोग किस ऊर्जा स्रोत को उत्तम यानी कि आदर्श यानी कि अच्छा ऊर्जा स्रोत बोलेंगे। तो देखिए क्या है इसका आंसर, कम ईंधन के उपयोग से अधिक ऊर्जा मिले। यानी हम लोग कम ईंधन का उपयोग करेंगे और उससे हमको अधिक ऊर्जा मिले। तो ये रहा पहला। आगे अगर देखें, क्या है, सरलता से सुलभ हो। यानी ये जो ऊर्जा है, यानी ये जो ऊर्जा स्रोत है, यह आसानी से मिल जाए। सरलता मतलब क्या होता है, आसानी, और सुलभ मतलब प्राप्त हो। ठीक है, यानी ये जो ऊर्जा स्रोत है ये क्या हो, आसानी से यानी सरलता से सुलभ हो जाए। फिर आगे क्या है, भंडारण तथा परिवहन में आसानी हो। यानी ये जो ऊर्जा स्रोत है इसको रखने में, यानी इसको हम लोग भंडार करके रखेंगे तो भंडारण में, और परिवहन यानी एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ले जाएंगे तो क्या हो, उसमें भी आसानी हो। फिर अगला पॉइंट क्या है, सस्ता हो। ये जो ऊर्जा स्रोत है ये क्या होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। तो अगर ये गुण हो, किसी भी ऊर्जा स्रोत पर अगर यह गुण लागू होता है, यानी किसी भी ऊर्जा स्रोत के पास अगर ये गुण है तो वह ऊर्जा स्रोत क्या होंगे, उत्तम ऊर्जा स्रोत होंगे, यानी कि आदर्श ऊर्जा स्रोत होंगे। क्या क्या, पहला है कम ईंधन के उपयोग से अधिक ऊर्जा मिले, दूसरा सरलता से सुलभ हो, तीसरा भंडारण तथा परिवहन में आसानी हो, चौथा सस्ता हो। बात समझ रहे हैं। अगर ये सारे गुण हो, अगर ये सारे गुण किसी भी ऊर्जा स्रोत के पास हो तो उस ऊर्जा स्रोत को हम लोग बोलेंगे आदर्श ऊर्जा स्रोत या फिर उत्तम ऊर्जा स्रोत। यहां पर हमारे पास और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भोजन है और वो ठंडा हो गया है और उस भोजन को आपको गर्म करना है, और आपको गर्म करने के लिए आपके पास मतलब जितना भी गर्म करने का ईंधन है सारा आपके पास मौजूद है, यानी सारा ऊर्जा स्रोत आपके पास है। कोयला है, एलपीजी गैस है, ठीक है, लकड़ी है, सारा चीज है आपके पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप किस चीज से उस भोजन को गर्म करेंगे, किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके आप उस भोजन को गर्म करेंगे। और देखिए यहां पर अगर आप जो भी ऊर्जा स्रोत लेंगे बताना है कि आप उस ऊर्जा स्रोत को क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नहीं था कि यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों। तो इसका उत्तर देखिए, एलपीजी गैस। हम लोग यहाँ पर एलपीजी गैस का उपयोग करेंगे क्योंकि इसमें ऊर्जा के आदर्श स्रोत के सभी गुण पाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर ऊर्जा के आदर्श स्रोत के सारे गुण पाए जाते हैं। और एक चीज आप याद रखिएगा कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत का और एक
बहुत ही अच्छा गुण है, क्या है कि वह कम प्रदूषण दे। यहाँ पर नहीं लिखा गया था, जो मैंने आपको बताया 4 पॉइंट बताया, लेकिन आप वहाँ पर और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो ऊर्जा के उत्तम स्रोत होंगे, आदर्श स्रोत होंगे, वह कम प्रदूषण देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो एलपीजी गैस होते हैं वह क्या है, वह कम ईंधन के उपयोग से अधिक ऊर्जा देता है, यह सरलता से आपको मिल जाता है, इसका भंडारण और परिवहन आसानी से होता है, यह सस्ता भी है और यह कम प्रदूषण फैलाता है। तो आप कम प्रदूषण वाले पॉइंट को भी, जो आदर्श स्रोत, ऊर्जा के आदर्श स्रोत और ऊर्जा के उत्तम स्रोत था, उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो एलपीजी गैस, यहाँ पर आंसर क्या है, एलपीजी गैस, क्योंकि इसमें ऊर्जा के आदर्श स्रोत के सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्मी ईंधन को इंग्लिश से हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। यानी आज हम लोग देखेंगे कि जीवाश्मी ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल क्या है। देखिए, अगर हम लोग जीवाश्मी को तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीव जोड़ अश्मी। यानी जीवाश्मी से क्या मिलेगा, जीव जोड़ अश्मी, और अश्मी मतलब होता है अवशेष। अश्मी मतलब क्या होता है, अवशेष। तो जीवाश्मी मतलब क्या हो गया, जीव जोड़ अवशेष। यानी देखिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जीवाश्मी ईंधन का। तो जीवाश्मी ईंधन क्या हो गया कि जीव जंतु के अवशेष से जो ईंधन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीवाश्मी ईंधन बोलेंगे। बात आप समझ गए कि जीव जंतु के अवशेष से जो ईंधन बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे जीवाश्मी ईंधन। देखिए क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, पहले इसके डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जीवाश्म ईंधन का डेफिनेशन, लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे दबे जीव जंतुओं के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। यानी देखिए, लाखों करोड़ों वर्ष पहले का बात है, मतलब जीवाश्मी ईंधन बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे दबे जीव जंतुओं के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जीवाश्मी ईंधन क्या है, जो जीव जंतु के अवशेषों से बनता है। जो जीव जंतु के अवशेषों से बनता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीवाश्मी ईंधन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जीवाश्मी ईंधन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। कोयला, पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्मी ईंधन के उदाहरण है कि कोयला, पेट्रोलियम को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और ये जीव जंतुओं के अवशेषों से बनता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि जीवाश्मी ईंधन क्या है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है, जीवाश्मी ईंधन के हानि को लिखें। आपको बताना है कि जीवाश्मी ईंधन के क्या क्या हानियां हैं। अगर हम लोग जीवाश्मी ईंधन का उपयोग करेंगे तो उससे क्या क्या हानियां होता है। तो चलिए देखते हैं। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, जो वायु को प्रदूषित करता है। बात समझ रहे हैं, क्या होता है कि जैसे ही हम लोग जीवाश्मी ईंधन को जलाएंगे तो जीवाश्मी ईंधन को जलाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, जो वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है। यानी यह वायु प्रदूषण करता है। यह गैस जल के साथ मिलकर अम्ल बनाती है, और ये जो गैस है यह जल के साथ मिलकर क्या बनाती है, अम्ल बनाती है, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। देखिए, अम्ल वर्षा होने का भी यही कारण है। अम्ल वर्षा क्यों होता है, जब जीवाश्मी ईंधन को हम लोग जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैस निकलती है, ये तो वायु को प्रदूषित करती है। साथ साथ ये जब ये जो गैसें हैं जब ये जल के साथ मिल जाती है तो अम्ल बनाती है, जिसके कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, तो आप एक चीज़ याद रख लीजिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रचुरता एवं प्राप्यता के आधार पर ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि प्रचुरता एवं प्राप्यता के आधार पर ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या है। जैसे आप भूगोल में पढ़े होंगे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पढ़ना है नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन, ऐसी ऊर्जा स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद कुछ समय पश्चात इसे दोबारा प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा किसको बोलेंगे कि जैसे हमने कोई एक ऊर्जा स्रोत है और उसका हमने उपयोग किया और कुछ समय पश्चात यानी कुछ समय बाद उस ऊर्जा स्रोत को हम लोग दोबारा अगर प्राप्त कर पाएंगे तो इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक ऊर्जा स्रोत है और आपने उस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया और उपयोग करने के कुछ समय पश्चात अगर आपने उसी ऊर्जा स्रोत को दोबारा से प्राप्त कर लिया तो ऐसे ऊर्जा स्रोत को हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, जो सोलर एनर्जी है, आप सौर ऊर्जा का जितना उपयोग करेंगे कुछ देर पश्चात यानी कुछ देर बाद आपको वह ऊर्जा पुनः मिल जाएगा। उसी प्रकार जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। जल ऊर्जा जैसे कि मान लीजिए आपने जल का उपयोग किया और कुछ समय बाद आपको जल दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नवीकरणीय ऊर्जा। बात समझ रहे हैं। तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या हो गया कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद कुछ समय पश्चात इसे दोबारा प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ा। नवीकरणीय ऊर्जा में हमने क्या पढ़ा कि नवीकरणीय ऊर्जा एक इस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है जिसका अगर हम लोग एक बार यूज करेंगे यानी कि एक बार अगर उपयोग करेंगे तो कुछ समय पश्चात यानी कि कुछ समय बाद उसी ऊर्जा स्रोत को हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा में ऐसा नहीं होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का डेफिनेशन क्या है, देखिए ऐसी ऊर्जा स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। यानी अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होंगे, वैसे ऊर्जा स्रोत है मतलब जिसका अगर हम लोग एक बार उपयोग कर दें ना, अगर एक बार यूज कर दें तो उसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन नवीकरणीय में क्या होता है कि वैसा ऊर्जा स्रोत अगर हम लोग उसका एक बार उपयोग करेंगे तो कुछ समय पश्चात हम लोग उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय में उसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल क्या क्या है, देखिए कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी इत्यादि। जो कोयला है, पेट्रोलियम है, लकड़ी है, अगर इसका हम लोग अगर एक बार उपयोग कर दें तो वही जिसका हम लोग जो चीज़ का हम लोग उपयोग करेंगे उसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा में हम लोग क्या करेंगे, अगर उसका यूज कर भी दें तो उसको हम लोग कुछ समय पश्चात दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, सौर सेल यानी कि सोलर सेल और सौर पैनल यानी कि सोलर पैनल के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी क्या है। तो देखिए जैसे अगर आप देखेंगे इसका डेफिनेशन तो इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है सौर ऊर्जा। सौर यानी कि सूर्य और ऊर्जा यानी कि ऊर्जा, यानी हमें सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा बोलेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, सूर्य हमें प्रकाश एवं ताप के रूप में ऊर्जा देती है जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। जो मैंने आपको बताया सौर ऊर्जा मतलब क्या, जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होगा उसी को सौर ऊर्जा बोलेंगे। और सूर्य हमें प्रकाश एवं ताप के रूप में ऊर्जा देती है जिसे हम क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा बोलेंगे। तो ये रहा सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। अब आगे हम लोग बात करें सौर सेल यानी कि सोलर सेल क्या है। तो देखते हैं सौर सेल का डेफिनेशन। सौर सेल
ऐसी युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यानी सौर सेल क्या है, एक युक्ति है। यह कैसी युक्ति है, तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो आपको बताना है कि सौर सेल ऐसी युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सौर सेल बोलेंगे। और देखिए नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, क्या है, एक सौर सेल में 0.7 वाट ऊर्जा प्राप्त होती है। एक सौर सेल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 0.7 वाट। इस चीज को आप याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सौर पैनल, यानी कि सोलर पैनल क्या है। तो देखिए इसके डेफिनेशन को, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि एक सौर सेल से 0.7 वाट ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी अगर आप देखेंगे तो यह ऊर्जा बहुत ही कम है, ठीक है। तो क्या होता है सौर पैनल, यानी कि सोलर पैनल क्या होता है, देखिए एक सौर सेल से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है। कितनी होती है, मैंने आपको बताया 0.7 वाट होता है। यानी एक सौर सेल से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, जिस कारण बहुत से सौर सेलों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे सौर पैनल कहते हैं। बात समझ गए। जैसे कभी हम लोगों ने सौर सेल के बारे में पढ़ा, सौर सेल, एक सौर सेल से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, 0.7 वाट, जो क्या है बहुत ही कम है। तो हमको क्या चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ज़्यादा ऊर्जा हमको प्राप्त करना है, तो ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सौर सेलों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी एक निश्चित क्रम में उसको लगाते हैं, एक निश्चित क्रम में उसको सजाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सौर पैनल बोलेंगे। इसलिए सौर पैनल का डेफिनेशन क्या है कि एक सौर सेल से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, जिस कारण बहुत से सौर सेलों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे सौर पैनल कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा सौर पैनल का डेफिनेशन। अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। हमारे पास जो पहला प्रश्न है क्या है, सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यानी जो अभी हमने सौर सेल पढ़ा, सौर सेल क्या होता है, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर कहा गया है प्रश्न में कि सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है क्या है, सौर सेल के उपयोग को लिखें, यानी सौर सेल का क्या क्या उपयोग है। तो देखिए पहला उपयोग, ट्रैफिक सिग्नल में, आप जो ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं उसमें क्या होता है, सौर सेल लगा हुआ होता है, यानी ट्रैफिक सिग्नल में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। दूसरा अगर देखें कैलकुलेटर में, जो कैलकुलेटर होते हैं उसमें भी सौर सेल का ही उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न, अगला इसमें क्या है, अगला इसका उपयोग बहुत सारे खिलौने में, यानी सौर सेल का उपयोग ट्रैफिक सिग्नल में, कैलकुलेटर में और बहुत सारे खिलौने में भी किया जाता है। सौर कुकर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, यानी सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। फिर हम लोग सौर कुकर का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसके लाभ को देखेंगे, उसके हानियां को देखेंगे, और हम लोग सौर कुकर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, उत्तल या फिर अवतल या फिर समतल। और जब आप बताएंगे तो आपको रीजन भी देना है कि क्यों मतलब अगर आपका अवतल दर्पण उपयुक्त होता है तो आपका क्यों अवतल दर्पण उपयुक्त होता है, अगर उत्तल होता है तो क्यों उत्तल होता है, और समतल होता है तो क्यों समतल होता है। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर,
सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी सबसे अच्छा दर्पण क्या है सौर कुकर के लिए? अवतल है। अब क्यों है देखिए, क्योंकि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, जिसके कारण उस बिंदु पर ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। बात समझ रहे हैं? सौर कुकर में अवतल दर्पण लगा हुआ होता है, क्योंकि सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? अवतल दर्पण ही है। क्यों है? क्योंकि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। यानी देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरण जाएगी सब दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो है वहां से टकराकर एक ही बिंदु पर आएगी। ठीक है, यानी एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। और देखिए, अगर एक ही बिंदु पर सारा लाइट आ जाए, सारा प्रकाश आ जाए, तो क्या होगा? वहां पे क्या होगा? ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगा। इसी के चलते सौर कुकर में क्या होता है? अवतल दर्पण सबसे उपयुक्त होता है। तो इसे यहां पर लिखा गया है कि क्योंकि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, जिसके कारण उस बिंदु पर ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये था हमारा पहला प्रश्न। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारे पास जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियां हैं? यानी सौर कुकर का जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो उससे हमको क्या लाभ मिल रहा है और क्या हानियां मिल रहा है, ये चीज आपको बताना है। क्या ऐसा भी क्षेत्र है जहां पर सौर कुकर की सीमित उपयोगिता है? आपको यहाँ पर बताना है कि हमारे पृथ्वी पर क्या ऐसे भी क्षेत्र है, ऐसे भी जगह है जहाँ सौर कुकर का उपयोग क्या है? सीमित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सौर कुकर के लाभ, यानी सौर कुकर के क्या क्या लाभ है। तो पहला देखिए, यह प्रदूषण किए बिना खाना बनाता है। जो सौर कुकर है यह तो सूर्य के प्रकाश से मतलब चलता है ना, यह सूर्य के प्रकाश से काम करता है। तो सूर्य के प्रकाश से अगर काम करेगा तो जाहिर सी बात इसमें प्रदूषण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि यह प्रदूषण किए बिना खाना बनाता है। सेकंड देखिए, इसका उपयोग सस्ता है, क्योंकि सौर ऊर्जा के लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। यानी जो सौर कुकर है यह क्या है? सस्ता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के लिए। ठीक है, यानी सौर ऊर्जा के लिए हमको पैसा नहीं देना पड़ता है। इसके चलते क्या है, ये जो सौर कुकर है यह क्या है? सस्ता है। आगे देखें, इसका रख रखाव आसानी से होता है। मतलब सौर कुकर को जो हम लोग रखेंगे तो इसका रख रखाव भी क्या होता है? आसानी से होता है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सौर कुकर की हानियां, कि सौर कुकर की क्या क्या हानियां हैं। पहला हानि देखते हैं, इसका उपयोग रात के समय तथा बादलों वाले दिनों में नहीं किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि जो सूरज है वह दिन में निकलता है, रात में निकलता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सौर कुकर का उपयोग हम लोग रात में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रात में सूरज नहीं निकलता है ना, इसीलिए सौर कुकर का उपयोग हम लोग रात में नहीं कर सकते हैं। और बादलों वाले दिनों में, मतलब जिस दिन बादल रहेगा, ठीक है, उस दिन भी सूरज नहीं निकलता है, इसीलिए रात में और बादलों वाले दिनों में हम लोग सौर कुकर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? इसकी एक हानियां है। आगे देखें, इसकी दिशा समय समय के साथ बदलनी पड़ती है। जैसे देखिए, सूर्य जो है आप देखेंगे, सूर्य क्या होता है? चक्कर लगाते रहता है। कभी एक जगह पर है तो कभी दूसरे जगह पर, तो कभी तीसरे जगह पर, तो कभी चौथे जगह पर, यानी अपना स्थान बदलते रहता है। जिसके चलते जो सौर कुकर है उसका भी दिशा हमको क्या करना पड़ता है? समय समय के साथ बदलना पड़ता है। तो ये भी एक हानियां है। क्या है? सेकंड नंबर में क्या आता है? इसकी दिशा समय समय के साथ बदलनी पड़ती है। अब अगर हम लोग आगे देखें, तीसरा पॉइंट, इसमें खाना पकाने में काफ़ी समय लग जाता है। सौर कुकर में अगर हम लोग खाना पकाएंगे तो इसमें खाना पकाने में क्या है? बहुत टाइम लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। तो ये था सौर कुकर की हानियां। अब हम लोग आगे बात करते हैं सौर कुकर की सीमित उपयोगिता, यानी आपको बताना है कि वैसे कौन से क्षेत्र है जहां सौर कुकर का उपयोग जो है, यानी जो उपयोगिता है इसका, वह क्या है? सीमित है। ठीक है, तो देखिए,
पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम समय के लिए सूर्य का प्रकाश पड़ती है। यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम समय के लिए पड़ती है तथा ध्रुव पर 6 महीना दिन एवं 6 महीना रात होती है। और जो ध्रुव है वहाँ पर 6 महीना रात होता है और 6 महीना दिन होता है। अतः पहाड़ी क्षेत्रों एवं ध्रुवों पर सौर कुकर की उपयोगिता सीमित है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों पर और ध्रुवों पर क्या है, सौर कुकर की उपयोगिता क्या है, सीमित है। पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी और पवन फॉर्म यानी कि विंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी क्या है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सौर ऊर्जा पढ़ाया था और मैंने आपको वहाँ बताया था कि सौर ऊर्जा यानी सूरज से जो ऊर्जा प्राप्त होगा उसी को सौर ऊर्जा बोलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर है पवन ऊर्जा। तो देखिए इसका जो नाम है इसी में उत्तर छुपा हुआ है। पवन ऊर्जा यानी क्या, जो ऊर्जा हमें पवन से प्राप्त होगा। बात समझ रहे हैं, जो ऊर्जा हमें पवन से प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पवन ऊर्जा बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, जब पवन तेज गति के साथ चलती है तो ये पवन चक्की के पंखों को घुमा देती है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आप नीचे जो चित्र देख रहे हैं ये चित्र पवन चक्की का है। जब पवन तेज गति के साथ चलती है, जब पवन तेज गति के साथ चलती है तो क्या होता है, तो ये पवन चक्की के पंखों को घुमा देती है। और ये जो पवन चक्की में लगा हुआ जो पंखा है इसको क्या करता है, घुमा देता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो आपने पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी के बारे में जाना। अब हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। हमारे पास जो क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा पवन ऊर्जा के बारे में, क्या पवन ऊर्जा में हमने पढ़ा कि जब पवन तेज गति के साथ चलती है तो जो पवन चक्की में लगा हुआ पंखा है उसको घुमा देती है, जिसके कारण हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का जो स्पीड होगा, पवन का जो चाल होगा वह न्यूनतम चाल कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 15 किलोमीटर इसका स्पीड होना चाहिए, तभी हम लोग पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं पवन फॉर्म के बारे में, यानी कि विंड फॉर्म क्या है। तो देखिए, चूंकि एक पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण एक विशाल क्षेत्र में बहुत सारे पवन चक्की को लगाया जाता है। इस विशाल क्षेत्र को पवन फॉर्म कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर सौर पैनल बताया था, सौर पैनल में भी हमने उसी तरह का बात किया था कि सौर सेल जो होते हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, सौर सेलों को एक निश्चित क्रम में जोड़ते हैं, जिसको हम लोग सौर पैनल कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो पवन चक्की है, पवन चक्की को हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े क्षेत्र में, एक विशाल क्षेत्र में बहुत सारे पवन चक्की को लगाते हैं, जिससे हमको क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पवन फॉर्म कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से था, चूंकि एक पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, पवन चक्की से ऊर्जा जो प्राप्त होगा वह बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके कारण एक विशाल क्षेत्र में बहुत सारे पवन चक्की को लगाया जाता है। इस विशाल क्षेत्र को पवन फॉर्म कहते हैं। तो पवन फॉर्म के बारे में आप समझ गए। अब आगे बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर, पवनों का देश किस देश को कहते हैं, यानी पवनों का देश किस देश को कहा जाता है। तो इसका उत्तर है डेनमार्क। डेनमार्क को हम लोग पवनों का देश कहते हैं। बांध यानी कि डैम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बांध यानी कि डैम क्या होता है, और फिर हम लोग इसके लाभ और हानि को देखेंगे, यानी कि बांध के क्या लाभ है और बांध के क्या हानियां हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बांध यानी कि डैम क्या है।
आप देखे होंगे आपके क्षेत्र में भी कोई ना कोई डैम जरूर होगा। डैम में क्या होता है, एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है। यानी आप देखे होंगे कि जो नदी है तो वहां पे क्या किया जाता है, नदी में एक बड़ा दीवार बनाया जाता है और वो जो बड़ा दीवार रहता है वह क्या करता है, पानी को रोक के रखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डैम कहते हैं। तो डैम का डेफिनेशन देखिए, नदी के जल को रोकने के लिए इसमें एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है तथा जल को एकत्रित किया जाता है, जिसे बांध यानी कि डैम कहते हैं। बात समझ गए आप? क्या किया जाता है, नदी के जल को रोकने के लिए इसमें एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है। यानी नदी को जल को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी दीवार बनाते हैं तथा जल को एकत्रित किया जाता है और जल को एक जगह पर जमा किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। तो ये रहा बांध यानी कि डैम का डेफिनेशन। अब हम लोग आगे बात करते हैं बांध के लाभ, यानी बांध से हमको क्या क्या लाभ मिलता है, यानी बांध के क्या लाभ है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, बांध बनाकर सालों भर मत्स्य पालन एवं सिंचाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी भी नदी पर बांध बनाया तो हम लोग सालों भर उस बांध पर मत्स्य पालन कर सकते हैं और उस बांध के पानी से हम लोग खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, बांध बनाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होता है वह जल से ही प्राप्त होता है और बांध जब हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, वहां पर एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी रहेगा और वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, नदी का जल अचानक बढ़ने से नीचे स्थित क्षेत्र डूब जाती है। बांध बनाकर इन क्षेत्रों को डूबने से बचाया जा सकता है। जैसे आप सभी जानते हैं, आप सुने होंगे कि बहुत जगह पर अचानक बाढ़ आ जाता है। तो क्यों आ जाता है, देखिए जब नदी का जल अचानक बढ़ जाता है तो जो नदी के नीचे का जो क्षेत्र होता है वह क्षेत्र डूब जाता है। ठीक है, तो बांध बनाकर क्या कर सकते हैं, हम उन क्षेत्रों को डूबने से बचा सकते हैं। तो ये था बांध का लाभ। अब हम लोग आगे चलते हैं और बांध के और लाभ देखते हैं। बांध बनाकर बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। यानी बांध बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखें, बांध के इस जल को फिल्टर कर इसका उपयोग हम लोग पीने के रूप में करते हैं। देखिए बांध में, मैंने अभी आपको बताया जो बांध होता है उसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी रहता है। तो बांध के जो जल होंगे, यानी बांध के जल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यानी बांध का जो जल है उसको अगर हम लोग फिल्टर कर देंगे तो फिल्टर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ये था इसका अगला प्रॉफिट, यानी कि अगला लाभ क्या है, बांध के इस जल को फिल्टर कर इसका उपयोग हम लोग पीने के रूप में करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करेंगे बांध की हानियां। बांध से क्या क्या हानियां होता है। तो पहला हानि देखते हैं, बांध में एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है जिससे एक बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। बांध क्या है, एक दीवार है और इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है, जिसके चलते क्या होता है, जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, यानी एक बहुत विशाल क्षेत्र क्या होता है, चारों तरफ जल ही जल होता है, यानी जलमग्न हो जाता है। एक विशाल क्षेत्र क्या होता है, जलमग्न हो जाता है। आगे देखें, वर्षा के दिनों में अधिकतर बांध टूट जाते हैं। वर्षा के दिनों में क्या होता है, नदी में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है और अगर दीवार मजबूत नहीं रहता है तो वह दीवार क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ही कहा गया है कि वर्षा के दिनों में अधिकतर बांध टूट जाते हैं और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जिसके चलते क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, बांध के निर्माण से बहकर आने वाले बालू बांध में ही जमा हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाता है। देखिए बांध क्या है, एक बड़ा सा दीवार है। ठीक है, तो जो नदी से, यानी बांध के निर्माण से क्या हो जाता है, जो बहकर आने वाले बालू है वह बांध में ही जमा हो जाते हैं।
जो बहकर बालू आते हैं ना, वह बांध में ही जमा हो जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, जो आसपास यानी बांध के यानी नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों को यह बालू नहीं मिल पाता है। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि बांध के निर्माण से बहकर आने वाले बालू बांध में ही जमा हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाता है। यह था तीसरा पॉइंट। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, वर्षा के दिनों में बांध के सामने रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बांध का पानी उसके घर में घुस जाते हैं। कभी कभार उस क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाती है, जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले लोगों को वहाँ से हटकर दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। क्या होता है, वर्षा के दिन में जो बांध के सामने जो लोग रहते हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बांध का जो पानी होता है उसके घर में घुस जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि उस क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाता है, जिसके कारण वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उस जगह को छोड़कर उन्हें कहीं दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक हानि था। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों यानी क्या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, हम लोग वैकल्पिक स्रोतों यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इसका आंसर, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की मात्रा सीमित है। ऊर्जा की पारंपरिक स्रोतों की मात्रा क्या है, सीमित है, क्योंकि पारंपरिक स्रोतों जो है यानी ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत है वह क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी यह कभी भी समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की मात्रा सीमित है, जिसके कारण इसका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। पारंपरिक स्रोतों की मात्रा सीमित है, जिसके चलते क्या होगा, इसका उपयोग हम लोग लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। अतः हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के स्थान पर वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं, ताकि भविष्य में भी ऊर्जा मिलती रहे। बात समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर जो पारंपरिक स्रोतों है उसकी मात्रा क्या है, सीमित है, जिसके कारण क्या होगा, इसका उपयोग हम लोग लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देते हैं, यानी कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की ओर ध्यान देते हैं और पारंपरिक स्रोतों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। और यही था इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें जिन्हें आप समापन योग्य मानते हैं, अपने चयन के लिए उत्तर दें। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखना है जो क्या है, भविष्य में कभी भी समाप्त हो सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, दो ऊर्जा स्रोत जैसे कि एक हो गया कोयला और दूसरा हो गया पेट्रोलियम, ये क्या है, समापन योग्य है, मतलब ये भविष्य में कभी भी समाप्त हो सकते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम समापन योग्य ऊर्जा स्रोत हैं और इन ऊर्जा स्रोत के निर्माण में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। इसलिए कोयला एवं पेट्रोलियम को समाप्य ऊर्जा स्रोत माना गया है। समापन योग्य ऊर्जा स्रोत बोलिए या फिर समाप्य ऊर्जा स्रोत बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब ये दो ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो कभी भी भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दें। नवीकरणीय क्या होता है कि वैसे ऊर्जा स्रोत मतलब जिसका हम लोग एक बार यूज करने के बाद कुछ देर बाद उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कुछ देर बाद हो सकता है, कुछ दिनों बाद हो सकता है, मतलब कुछ समय के बाद उसे हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और यहाँ पर एक हमारा है पवन ऊर्जा और दूसरा है जल विद्युत ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है कि पवन ऊर्जा सदैव बिना किसी खर्च के उपलब्ध है। आप सौर ऊर्जा भी लिख सकते हैं, सौर ऊर्जा में भी हमको कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। जल विद्युत ऊर्जा क्या है कि जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि हर बार जब भी वर्षा होती है तो जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं। यहाँ पर आप तो यहाँ पर चाहे तो आप सौर ऊर्जा भी लिख सकते हैं। सौर ऊर्जा के लिए भी हमें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है,
भूतापीय ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा में अंतर लिखें। मतलब भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, भूतापीय ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा में अंतर, क्या अंतर है? एक साइड में आप भूतापीय ऊर्जा लिखिए, दूसरे साइड में आप नाभिकीय ऊर्जा लिखिए। भूतापीय ऊर्जा, भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर की संचित ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब पृथ्वी के भीतर जो भी संचित ऊर्जा है उसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। और नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जब नाभिकीय अभिक्रिया होता है यानी कि नाभिकीय विखंडन होता है, उसके फलस्वरूप जो भी ऊर्जा निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। बी नंबर देखिए, भूतापीय ऊर्जा में, तो भूतापीय ऊर्जा कम मात्रा में मुक्त होती है। और ये जो भूतापीय ऊर्जा है ये बहुत ही कम मात्रा में निकलती है, मतलब मुक्त होती है। और जो नाभिकीय ऊर्जा है यह विशाल मात्रा में मुक्त होती है। मतलब नाभिकीय ऊर्जा जो है यह विशाल मात्रा में मुक्त होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ऊर्जा के स्रोत का कंप्लीट वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कीजिए, वहां पर मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर इस चैप्टर के कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।